Hello, aspirants. Welcome to Study Smart IAS PCS. Today, we shall proceed further with part 4 of our Polity PT 365 lecture. हमारे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक से। इसमें हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे, सेक्शन 6A क्या है और वो क्यों न्यूज़ में था उसके बारे में पढ़ेंगे, सिटीजनशिप के नए रूल्स, ओसीआईज कौन होते हैं, सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट काफ़ी न्यूज़ में था, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पर्सनालिटी राइट्स क्या होते हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, एनिमी प्रॉपर्टी क्या है, राइट टू फॉरगॉटन क्या है, इनर लाइन परमिट, इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। आज की सबसे पहली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की है वैलिडिटी सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 की। अब ये सेक्शन 6A की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब किसी ने इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया होगा। तो सेक्शन 6A में ऐसा क्या है कि किसी ने इसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया, और वो चैलेंज किया क्यों, और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया, ये पूरा मुद्दा क्या है सिटीजनशिप एक्ट 1955 से जुड़ा हुआ। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो सिटीजनशिप का इशू है ना, ये जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब से हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिली है, तब से सिटीजनशिप को लेके ऑन गोइंग डिबेट चलती रहती है। कुछ ना कुछ इशू होता रहता है देश में, और ये डिबेट चलती ही रहती है। इसीलिए धीरे धीरे कहते हैं कि जस्ट सोली प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे हम, और उस प्रिंसिपल से मूव करते हुए हम जस्ट सैंगुइनिस प्रिंसिपल की तरफ चले गए। ठीक है, जस्ट सोली से जस्ट सैंगुइनिस पे चले गए। मतलब क्या है, अब जस्ट सोली प्रिंसिपल क्या है, अगर मैं बात करूँ जस्ट सोली प्रिंसिपल की, तो इसको बोलते हैं कि राइट ऑफ सॉयल। ठीक है, राइट ऑफ सॉयल यानी कि बर्थ के बेसिस पे सिटीजनशिप देना, बर्थ के बेसिस पे सिटीजनशिप ऑन बेसिस ऑफ बर्थ। लेकिन धीरे धीरे डिकेट्स क्रॉस करते हुए आज़ादी के बाद हम जस्ट सैंगुइनिस प्रिंसिपल की तरफ मुड़ गए। अब इसका मतलब क्या है, जस्ट सैंगुइनिस का इसका मतलब ये है कि सिटीजनशिप देना किसी को बेस्ड ऑन ब्लड, डिसेंट, ठीक है, इन सब बेसिस पे सिटीजनशिप देना, रेस के बेसिस पे हो गया, हेरिटेज के बेसिस पे। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो हम कई बार इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल इमिग्रेंट्स बना रहे हैं, जस्ट सिंगनेस प्रिंसिपल की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब प्योर बर्थ के बेसिस पे सिटीजनशिप अब सिर्फ नहीं दे रहे हैं इंडिया में, मतलब हम अपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट कर करके इस एक्ट में हम अपने सिटीजनशिप को रिफॉर्म कर रहे हैं, धीरे धीरे इंक्लूसिव बना रहे हैं। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता सेक्शन 6A है हमारे सिटीजनशिप एक्ट का, जो कि जोड़ा गया था 1985 में इस एक्ट में अमेंडमेंट करके। तो ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों करना पड़ा ये? देखो, सिटीजनशिप ये सेक्शन 6A जो है, ये एक्चुअली करता क्या है, ये स्पेशल प्रोविज़न देता है। ठीक है, जो कि 1985 में जोड़ा गया। इससे क्या होता है, उन लोगों को सिटीजनशिप मिलती है जो ईस्ट पाकिस्तान से आसम में आए थे। ईस्ट पाकिस्तान उस समय इसका नाम था, अभी तो बांग्लादेश हो गया है। तो ईस्ट पाकिस्तान से जो लोग आसम में आए थे उनको सिटीजनशिप देता है। तो कब आए थे ये लोग? जो लोग जनवरी 1 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच आसम आए थे, उन लोगों को सिटीजनशिप मिलती है सेक्शन 6A के थ्रू। ठीक है, अमेंडमेंट करके डाला गया था 1985 में ये सेक्शन। तो इस सेक्शन का काम यही है, इन लोगों को क्या करना, सिटीजनशिप देना, जो लोग आसाम में आए थे इस पर्टिकुलर डेट के बीच में। ठीक है, तो ऐसा क्यों गया? ऐसा किया गया था आसाम अकॉर्ड को कोडिफाई करने के लिए। जो आसाम अकॉर्ड हुआ था ना 1985 में, इसको कोडिफाई करने के लिए। ये आसाम अकॉर्ड हुआ किसके बीच था? ये आसाम अकॉर्ड हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट और जो लीडर्स थे किसके लीडर्स थे? आसाम मूवमेंट के। ठीक है, आसाम मूवमेंट्स के लीडर के बीच में हुआ था। अब ये आसाम मूवमेंट क्या था? देखो, आसाम मूवमेंट एक बहुत बड़ा, बहुत पॉपुलर मूवमेंट था, 1979 से 1985 तक चला था आसाम में। ठीक है, ये एक एंटी फॉरेनर मूवमेंट था। क्या था? एंटी फॉरेनर मूवमेंट था। ठीक है, तो इस मूवमेंट की डिमांड क्या थी? इस मूवमेंट की डिमांड यही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस मूवमेंट की डिमांड थी कि जितने भी इलीगल इमाइग्रेंट्स हमारे आसाम में आते जा रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हमारे आसाम में आते जा रहे हैं, इनको रोका जाए और इनको डिसइनफ्रेंचाइज किया जाए। ठीक है, इनसे उनको वोटिंग का राइट ना दिया जाए और इनको यहाँ से मतलब निकालने की कोशिश की जाए, इनको सिटीजनशिप ना दी जाए। ठीक है, ये डिमांड थी आसाम मूवमेंट पे। तो किसी तरह से कुछ कंसेंसस बना, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, जितने लोग इस डेट के बीच में आ गए हैं, मतलब इसके पहले जो आए थे वो तो है ही सिटीजन, जो जनवरी 1 1966 से 1971 के बीच में आए हैं उनको सिर्फ हम देंगे। ठीक है, बाकी इसके बाद जो भी आए हैं, ठीक है, उनको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे।
तो ये हमारी डेट है, ठीक है। तो ये बेसिक सेक्शन 6A है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि इसको चैलेंज क्यों किया गया, इसकी ग्राउंड ऑफ चैलेंज क्या थे, ठीक है। ग्राउंड ऑफ चैलेंज क्या क्या थे और काउंटर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी, क्या वर्डिक्ट दिया, उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो जो पहला ग्राउंड ऑफ चैलेंज था वो ये था कि पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है ऐसे किसी इलीगल माइग्रेंट्स को इंडिया में सिटीजनशिप देने के लिए, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है, पार्लियामेंट इज नॉट कम्पिटेंट इनफ, ये चैलेंज किया गया कि पार्लियामेंट के पास ये क्या कॉम्पिटेंसी है कि ऐसे किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप आप दे रहे हो इंडिया में, ये पार्लियामेंट नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला लेजिस्लेचर इज कॉम्पिटेंट इनफ, ठीक है। लेजिस्लेचर के पास ये पावर है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। पार्लियामेंट के पास ये पावर किस आर्टिकल के तहत है, ये आर्टिकल 246 के तहत यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट की एंट्री 17 ऑफ यूनियन लिस्ट के अंदर ये पावर है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है किसको लेके, सिटीजनशिप को लेके, सिटीजनशिप को लेके, ओके, नेचुरलाइजेशन को लेके, नेचुरलाइजेशन को लेके और एलियंस को लेके कौन लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप ऐसा नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 247 के तहत यूनियन लिस्ट में वो सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन, एलियंस को लेकर लॉ बना सकती है। तो आप ये कैसे कर लेंगे पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है। दूसरा जो ग्राउंड ऑफ चैलेंज था वो ये था, उसमें पिटिशन में ये कहा गया कि ये जो है एक डिफरेंट डेट सेट कर देता है, ठीक है। यानी कि जो कट ऑफ डेट है वो डिफरेंट है। बाकी इंडिया में कट ऑफ डेट है सिटीजनशिप की 15 जुलाई 1948, ठीक है। लेकिन आसाम के लिए आपने कट ऑफ डेट ये दे दी है, ये वाली, ठीक है। तो ये तो एक तरह से डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजनशिप सेट कर दिया ना आपने, डिफरेंट स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया सिटीजनशिप का। तो पिटिशनर्स ने ये बात भी कही। तो इसका काउंटर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो एक पिक्यूलियर टाइम था, ठीक है, एक पिक्यूलियर टाइम था और ये गवर्नमेंट का एक पिक्यूलियर स्टेप था। पिक्यूलियर स्टेप लेना उस वक्त की मजबूरी थी, उस वक्त की गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट इनफ थी इस स्टेप को लेने के लिए, ठीक है। और आप कह रहे हो कि ये बाकी इंडिया से अलग कट ऑफ डेट हो रहा है, तो उस समय की जो माइग्रेशन सिचुएशन थी आसाम में, माइग्रेशन सिचुएशन इन आसाम वॉज डिफरेंट, ठीक है, वॉज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, जब उन्होंने बोला कि बाकी इंडिया में आपकी कट ऑफ डेट डिफरेंट है और आप आसाम में अलग स्टैंडर्ड सेट कर दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो आसाम की माइग्रेशन सिचुएशन भी तो डिफरेंट थी बाकी इंडिया से, तो हम वहाँ की कट ऑफ डेट जब उस टाइम के इतना बड़ा मूवमेंट हुआ उसके बाद आसाम अकॉर्ड साइन हुआ और गवर्नमेंट ने वो उस वक्त की सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ये किया गया, तो फिर आप इसको मतलब गलत नहीं कह सकते, वो सही है, ठीक है। और तीसरा जो ग्राउंड चैलेंज किया गया वो ये कहा गया कि ये जो बाहर से लोग आए हैं कहीं ना कहीं ये आसाम के इंडिजीनियस लोगों के कल्चरल राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं, ठीक है। आसाम के लोग जो इंडिजीनियस लोग हैं वहाँ के, उनके कल्चरल राइट्स को, इंडिजीनियस लोगों के कल्चरल राइट्स को कहाँ किस आर्टिकल में प्रोटेक्ट किया गया है, आर्टिकल 29(1) में, ठीक है। इंडिजीनियस लोगों के कल्चरल राइट्स को किस आर्टिकल में प्रोटेक्ट किया गया है, 29(1) में। तो वही ये भी ग्राउंड ऑफ चैलेंज बना कि 29(1) का वायलेशन है, वहाँ के बाहर से लोग आके यहाँ के इंडिजीनियस लोगों के कल्चरल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला हमें जिससे हमें पता चले कि वहाँ के माइग्रेंट्स ने यहाँ के लोगों के कल्चरल राइट्स को इन्फ्रिंज किया है, ठीक है। ऐसा कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिला है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात ये बोली कि मेयर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, ठीक है, किसी डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के प्रेजेंट होने मात्र से आपके कल्चरल राइट्स इन्फ्रिंज नहीं हो जाते, ठीक है। अगर कोई डिफरेंट एथनिक ग्रुप अचानक से आपके एरिया में आ गया, दैट डजंट मीन कि आपके कल्चरल राइट्स इन्फ्रिंज हो जा रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, यानी कि ये 29(1) का वायलेशन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें थी, तो ये आर्गूमेंट्स थे और ये सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ वर्डिक्ट दिया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली ये सेक्शन 6 के खिलाफ कैसे जजमेंट पास किया गया। तो आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको समझ आया होगा ये पूरा मुद्दा था क्या, ठीक है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेक्शन 6 से जो अमेंडमेंट किया गया था, और काफ़ी टाइम भी हो चुका है, अब तो सिटीजनशिप मिल चुकी है वहाँ के लोगों को, तो आप अब उसको मत छेड़िए, वो 1985 में किया गया था, आप कहाँ पिटीशन लेके आ रहे हो, ठीक है। अच्छा, सिटीजनशिप एक्ट 1955 आपको पता होगा, ये पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था
5 तरीके से सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, इंडिया में। बर्थ के थ्रू, डिसेंट के थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू, नेचुरलाइजेशन के थ्रू और इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी के थ्रू। ये पांचों तरीके आपको रटे होने चाहिए, एमसीक्यू में प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है? नहीं, इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर डुअल सिटीजनशिप, ठीक है। यूएस, यूके, पाकिस्तान में डुअल सिटीजनशिप है, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। सेक्शन 6 से मैंने आपको बता ही दिया, इसकी डेट बता दी आपको, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में फिर से अमेंड किया गया, ठीक है। देखो 1955 वाला एक्ट 2000 बार अमेंड, कई बार अमेंड किया गया, तो लेटेस्ट अमेंडमेंट 2019 का है, ठीक है। ये मैं अभी आपको आगे रूल्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये अमेंडमेंट किस बारे में है, और तब आपको ये भी बताऊंगा कि आसाम में ये CAA का अपोजिशन क्यों किया जा रहा है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, ठीक है, आसाम में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ओके। बाकी अभी देख लो फिलहाल फॉरेन ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं। ये न्यूज़ में क्यों था फॉरेन ट्रिब्यूनल? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने एक आसाम के फॉरेन ट्रिब्यूनल के फैसले को ओवरटर्न कर दिया, जिसने किसी उस स्टेट के रेसिडेंट को इंडियन सिटीजन डिक्लेयर करने से मना कर दिया था, ठीक है, इंडियन सिटीजन डिक्लेयर कर दिया था। तो क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके फैसले को ओवरटर्न कर दिया था। अब देखो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं, ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं जो कि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 1964 के अंदर बनाई गई हैं, ठीक है। इसके तहत देखो क्या होता है कि एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट इनको सेट करती है अंडर सेक्शन 3 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946, ठीक है। तो बस फॉरेन ट्रिब्यूनल के बारे में इतना पता होना चाहिए, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, सेक्शन 3 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत बनाई जाती है, ठीक है। और इसकी अथॉरिटी क्या है? देखो सिर्फ यही जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, इनके पास ही सिर्फ पावर होती है कि किसी भी पर्सन को डिक्लेयर कर दें एज अ फॉरेनर, ठीक है। इनके पास सिविल कोड की पावर होती है अंडर सिविल कोड ऑफ सिविल पोजीशन 1908। तो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 के बारे में समझो। देखो किसी भी अमेंडमेंट के रूल्स को नोटिफाई करना मतलब उस एक्ट को इन्फोर्स करना, ठीक है, ये सिंपल सा चीज़ है। इसके रूल्स को नोटिफाई किया गया मतलब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 वाला है, इसको इन्फोर्स करने के लिए इसके रूल्स को नोटिफाई किया गया, ठीक है। और ये रूल्स बने कैसे? 2009 के सिटीजनशिप रूल्स को अमेंड करके, ठीक है। तो देखते हैं, ये रूल देखने से पहले हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। इसमें सिंपल सा ये किया गया था कि पंजाब, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीस और क्रिश्चियंस, ठीक है, ये लोग अगर इंडिया में 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हैं तो फिर इनको इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है, इनको इलीगल माइग्रेंट्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा और इनको कुछ सालों बाद क्या दे दी जाएगी? सिटीजनशिप दे दी जाएगी थ्रू नेचुरलाइजेशन, ठीक है, सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ओके, समझ गए। मतलब जो भी इस रिलीजन के लोग जो पंजाब, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं 31 दिसंबर 2014 के पहले, उनको इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा और उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ये सिंपल सा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। अब इसका आसाम में इतना विरोध क्यों हो रहा है? आसाम में इतना विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अभी ऊपर पढ़ा आसाम अकॉर्ड हुआ था, ठीक है। आसाम अकॉर्ड में डेट क्या डिसाइड की गई थी कि सिर्फ जो 24 मार्च 1971 के पहले जो लोग आए हैं सिर्फ उन्हें ही सिटीजनशिप मिलेगी, यानी कि उन्हें ही इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा। लेकिन अब देखो एक तरह से देखा जाए तो इसकी डेट बढ़ा के क्या कर दी गई? 2014 कर दी गई ना, 31 दिसंबर, क्योंकि ये तो पूरे देश में लागू होगा। तो आसाम अकॉर्ड के तो अगेंस्ट चला गया ये डेट। आसाम अकॉर्ड्स में तो आप कहाँ तक की बात कर रहे थे? आसाम अकॉर्ड में आपने डिसाइड किया था ये डेट, ठीक है। लेकिन अब आप कह रहे हो कि 2014 तक भी जो आया है 2014 के पहले उसको भी सिटीजनशिप दे दोगे। तो इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का 2019 वाले का आसाम में बहुत विरोध हो रहा था। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी देख लेते हैं कि ये जो CAA है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है। देखो ये 6 शेड्यूल एरियाज़ जो हैं हमारी कंट्री में वहाँ अप्लाई नहीं होता है, 6 शेड्यूल एरियाज़, ठीक है। यानी कि हमारे कहाँ कहाँ है 6 शेड्यूल एरियाज? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में, ठीक है। यहाँ पे 6 शेड्यूल एरियाज में जो टोटल 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आसाम में अप्लाई नहीं होता तो आसाम के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखो आसाम में पूरा आसाम 6 शेड्यूल में नहीं आता है। आसाम के सिर्फ कुछ 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट ही हैं जो टोटल चारों मिला के 10 डिस्ट्रिक्ट है। मतलब आसाम में तो कितनी कम डिस्ट्रिक्ट होंगी जो 6 शेड्यूल में आती हैं, ठीक है। इसलिए जो बाकी आसाम है उसमें तो अप्लाई होगा ही CAA। तो कभी आप ये मत सोचना कि आसाम तो 6 शेड्यूल में आता है तो वहाँ CAA अप्लाई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ आसाम के जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं जो 6 शेड्यूल में आती हैं सिर्फ वहीं नहीं अप्लाई हो गए, ठीक है। और कहाँ नहीं अप्लाई होगा ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट?
ये इनर लाइन परमिट वाले एरियाज़ में भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इनर लाइन परमिट एरियाज़ में भी अप्लाई नहीं होगा। इनर लाइन परमिट वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, मिज़ोरम है, ओके, नागालैंड है। तो ये सब जगह क्या होगा, यहाँ पे भी नहीं अप्लाई होगा हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। तो ये हमने सीएए के बेसिक्स देख लिए। अभी हम देखते हैं कि अगर आपको सिटीजनशिप पानी है इंडिया में तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है पहले तो देखो, ठीक है। सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करने के लिए आपके पास या तो आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो, ठीक है, आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, या आप किसी इंडियन सिटीजन से मैरिड हो, ठीक है, या फिर आप किसी इंडियन सिटीजन के माइनर चाइल्ड हो, ठीक है, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पेरेंट्स रजिस्टर हैं एज ए इंडियन सिटीजन, ठीक है, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके कोई भी पेरेंट्स सिटीजन था इंडिपेंडेंट इंडिया का, ठीक है, मतलब दोनों में से एक पेरेंट कोई भी आपका सिटीजन रहा हो इंडिपेंडेंट इंडिया का, और आप या तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के कार्ड होल्डर हो, यानी कि ओसीआई कार्ड होल्डर अगर हो तब भी अगर आपको एलिजिबल हो इंडिया की सिटीजनशिप पाने के लिए, ओके। अदर क्वालिफिकेशंस में क्या है कि आपको एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए। जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस है ना, उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज की आपको एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए, ये भी एक अच्छा क्राइटेरिया दिया गया है, ओके। नेक्स्ट इज आपको अपनी नेशनलिटी प्रूफ करनी होगी। 20 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का स्कोप छोड़ा गया, जैसे सेंसस स्लिप हो गई, आधार कार्ड हो गया, रेजिडेंशियल परमिट्स हो गए, ये सब से करके दिखा के आपको अपनी नेशनलिटी को भी प्रूफ करना होगा, ओके। रिनाउंसिंग सिटीजनशिप फॉर अनदर कंट्री, किसी अनदर कंट्री के लिए अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस करना होगा, ठीक है। अगर आप कि यहाँ की इंडिया की सिटीजनशिप अप्रूव हो गई तो आपको ये लिख के देना पड़ेगा, ठीक है, अगर मेरी इंडिया की सिटीजनशिप अप्रूव होती है तो मैं बाकी अगर किसी भी कंट्री का सिटीजन हूँ तो अपने आप से मेरी रिनाउंस हो जाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट की चीज़ की गई है सीएए में, ये आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि अथॉरिटी कौन है जो ये एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी, जिसको एप्लीकेशन दोगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ बनाई गई हैं, ठीक है, एम्पावर्ड कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई गई है थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ऐसा क्यों किया गया? देखो, आपने पढ़ा होगा कई जगह न्यूज़पेपर में, जब सीएए की बात हुई तो कई स्टेट्स ने क्या किया, कई स्टेट्स ने मना कर दिया कि हम इस सीएए को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। हुआ था ना बंगाल वगैरह में, बोला गया कि हम अपने स्टेट में सीएए को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अब देखो, स्टेट के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो सेंटर के दिए हुए किसी भी डायरेक्शन को मना कर सके, क्योंकि मैंने कल बताया था ना आपको कि अगर ऐसा किया तो प्रेसिडेंट ये एज्यूम कर सकता है कि स्टेट सेंटर की डायरेक्शन नहीं मान रहा है, मतलब वो इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा है, यानी कि वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट रूल लगाने का पूरा पूरा हक है अगर स्टेट मना करता है ऐसे। मगर फिर भी किसी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही एम्पावर किया है, खुद ही अपॉइंट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जो कि इन एप्लीकेशंस को लेंगे और फर्दर स्टेट इसमें कुछ रोल ही नहीं है, क्योंकि सेंटर की कमेटी है, उसको ही आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो इस तरह से सेंटर बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हुए इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएगा, ठीक है। बाकी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की डिटेल्स मैंने आपको बता ही दी, कौन कौन से एरियाज में नहीं होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, इनर लाइन परमिट में नहीं होगा ये बता दिया। एक चीज़ और देख लेना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो लोग हैं ना, जैसे जो भी माइग्रेंट्स हैं, जैसे जो 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हैं, उनको एडवर्स पिनल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं झेलने पड़ेंगे पासपोर्ट एक्ट 1920 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत, ठीक है। यानी कि वो क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स नहीं रहे ना, वो एक तरह से वो लीगल बन जाएंगे, तो उनको इसके तहत कोई सज़ा नहीं झेलनी पड़ेगी। अच्छा, नेचुरलाइजेशन पीरियड क्या है? इसको पहले 11 ईयर्स है, इसको रिड्यूस करके 5 ईयर रह, मतलब आप 5 साल भी रह लिए तो आप जो है क्या कहलाओगे, सिटीजनशिप लेने के काबिल हो जाओगे। ओसीआईस को कहा गया है, देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये इस बार देखो न्यूज़ आने के, पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, अब ये इम्प्लीमेंट हो गया। तो इस साल इसमें ध्यान रखना कि इसमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की भी बात की गई है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ओसीआई कार्ड होल्डर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है 5 ग्राउंड्स पे। कितने ग्राउंड्स पे? 5 ग्राउंड्स पे। ये बहुत पोटेंशियल प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, किन ग्राउंड्स पे ओसीआई का कार्ड जो है वो कैंसिल हो सकता है। पहले तो ये, अगर उसने रजिस्ट्रेशन फ्रॉड तरीके से हासिल किया है। दूसरा ये, अगर वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू के लिए डिसअफेक्शन शो करते हैं, या फिर किसी एनिमी कंट्री के साथ इंगेज होते हैं वॉर के टाइम पे, या फिर वो इनकी ओसीआई रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना हमारे देश के लिए ज़रूरी है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। या फिर 5 साल हो गए इनके रजिस्ट्रेशन को, लेकिन अभी तक उसमें से 2 साल तक तो ये जेल में ही थे। ऐसा कुछ सीन अगर है, इन पाँचों ग्राउंड पे ओसीआई का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ये चीज़ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में मेंशन है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसके पता होने चाहिए। इस एक्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी तक ये एक्ट लागू नहीं हुआ था, अब ये लागू हो गया है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। और जो मैंने
पीछे बातें बताई ना सारी, कहाँ कहाँ ये नहीं अवेलेबल, वो सब चीज़ें में ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक है ओवरसीज सिटीजनशिप सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में। देखो ये ओसीआई वाली जो स्कीम है ये स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 2005 में, ठीक है। और अभी 2015 में क्या किया गया, 2015 में ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ना, PIOI, इनको भी ओसीआई से मर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। ये लिखा है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैव बीन मर्ज्ड अंडर वन कैटेगरी इन 2015, ठीक है। और ये स्कीम इंट्रोड्यूस कब की गई थी? 2005 में की गई थी, राइट। तो देखो इसमें होता क्या है, अगर आप ओसीआई हो तो आपको पता होना चाहिए, ये सबसे पोटेंशियल क्वेश्चन प्रिलिम्स का यही है कि इनको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और इनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, इतना आपको ओसीआई के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। POIO के बारे में पता होना तो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो वो इससे मर्ज हो गए हैं, तो जो इनके लिए होगा वही इनके लिए भी होगा। तो देखो बेनिफिट्स क्या हैं और रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ओसीआई होने के बेनिफिट्स जान लो पहले, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ये है कि आप इंडिया में वर्क कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वर्क कर सकते हो। प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, एक्सेप्ट लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन, ठीक है। प्लांटेशन और एग्रीकल्चर रिलेटेड लैंड छोड़ के आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो इंडिया में, ठीक है। आपको FRRO में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको डॉक्टर या CA की तरह आप वर्क कर सकते हो इंडिया में, ठीक है। आप IIT, नीट ऐसे एग्ज़ाम दे सकते हो, ओके। आप जो है 5 साल बाद, 5 साल इंडिया में रहने के बाद आप यहाँ की सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यानी 5 साल आप OCI कार्ड होल्डर हो अगर, और उन 5 सालों में 1 साल भी लगातार इंडिया में रहे हो, ठीक है। 5 साल से आपके पास OCI का कार्ड है और उन 5 सालों में आप 1 साल भी इंडिया में रहे हो, तो आप इंडिया की सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आपके पास मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट वीज़ा होता है, ठीक है। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट वीज़ा होता है, लाइफ लॉन्ग वीज़ा होता है, ठीक है। आप NPS जैसी स्कीम्स में एनरोल कर सकते हो, नेशनल पेंशन सिस्टम, पेंशन वाली स्कीम होती है ना, उसमें भी OCI क्या होते हैं, एनरोल कर सकते हो। तो ये बेनिफिट्स हैं OCI होने के। अब बात करते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो OCIs पे लगाए जाते हैं, ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है, बताया। जैसे कि आपको पॉलिटिकल राइट नहीं है कोई, आपको वोट करने का राइट नहीं है, आप OCI कार्ड होल्डर हो, दैट डजंट मीन कि आप हमारी कंट्री में वोट करोगे। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं बैठोगे ना, तो आप MP MLA बन सकते हो, ना ही आप प्रेसिडेंट या जज बन सकते हो या वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ नहीं बन सकते आप, ठीक है। आप पब्लिक सर्विसेज के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पब्लिक सर्विस पोजीशन होती है ना, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। यूनियन या स्टेट किसी भी पब्लिक सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं हो, ओके। और आप अगर कुछ स्पेशल, आपको स्पेशल अप्रूवल चाहिए होगा अगर आप करना चाहते हो किसी चीज़ में, कोई रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है, या आप माउंटेनियरिंग करना चाहते हो, या फिर आप जर्नलिज्म करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप मिशनरीज वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो, तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं OCI पे। बस इतनी चीज़ें जान लीजिए आप OCI के बारे में। बाकी और देखते हैं। बेनिफिट्स बता दिए मैंने, रिस्ट्रिक्शंस बता दिए, ठीक है। अभी देख लो कि OCI कार्ड होल्डर के लिए एलिजिबल कौन लोग होते हैं OCI कार्ड होल्डर, ठीक है। OCI कार्ड किसको मिल सकता है? देखो एक ऐसा इंसान जो सिटीजन ऑफ इंडिया था एट दैट टाइम और एनी टाइम आफ्टर 26 जनवरी 1950, ठीक है, उसको OCI कार्ड मिल सकता है, ठीक है। अगर कोई सिटीजन एलिजिबल था टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, तो उसको भी OCI कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो बिलोंग करता था उस टेरिटरी को जो इंडिया का पार्ट बन गई 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, उसको भी OCI कार्ड मिल जाएगा। कोई ऐसा इंसान जो चाइल्ड है या ग्रैंड चाइल्ड है या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है ऑफ ऐसे किसी सिटीजन का जो इंडिया का सिटीजन है, ठीक है। कोई ऐसा जो माइनर चाइल्ड है किसी ऐसे पर्सन का जो अबव मेंशन्स पर्सन है, ठीक है, इनका माइनर चाइल्ड, यानी कि उनको भी OCI कार्ड होल्डर मिल सकता है, ठीक है। कोई ऐसा माइनर चाइल्ड जिसके दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन रह चुके हो या कोई एक पेरेंट्स में इंडिया के सिटीजन रह चुका हो, उसको भी OCI कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। फॉरेन ओरिजिन स्पाउस है, ठीक है, ऑफ इंडियन सिटीजन, ठीक है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आपकी वाइफ सपोज फॉरेन से आ गई या आपके हस्बैंड फॉरेन के, तो भी आपको OCI कार्ड होल्डर उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप देख लेना कि कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं OCI कार्ड होल्डर्स के लिए। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट्स और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लेना, मैंने आने के सारे आपको बता दिए, ओके। नाउ अभी देखो, ये नेक्स्ट न्यूज़ है रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शंस के बारे में। ये हमारे प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अफर्मेटिव एक्शंस का मतलब क्या होता है ये जान लो, कि वो स्टेप्स जो गवर्नमेंट लेती है किसी भी सपोज सप्रेस्ड क्लास की, ऑप्रेस्ड ग्रुप को
उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी जो इंडिया की है वो एक तरह का अफर्मेटिव एक्शन है कि जो ऑप्रेस ग्रुप्स है उनका हर फील्ड में रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाओ, तो इसी को कहते हैं अफर्मेटिव एक्शंस। अब इसमें कंपेयर किया गया है इंडिया और यूएस, ये इतना रेलेवेंट नहीं है हमारे प्लेस पर्सपेक्टिव से। इंडिया में इतना जान लो कि एक्सप्लिसिटली मेंशन है अफर्मेटिव एक्शंस अंडर आर्टिकल 15 एंड 16, रिजर्वेशन मिलता है ना एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, तो एक्सप्लिसिटली मेंशन है, ठीक है। बस इतना जान लो इसके अफर्मेटिव एक्शन वाले टॉपिक, बाकी ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी न्यूज़ में था ये टॉपिक, सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के बारे में। देखो ये न्यूज़ में क्या था, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि शेड्यूल कास्ट के अंदर सब क्लासिफिकेशन परमिसेबल है, मतलब इसको मंजूरी दे दी है कि आप शेड्यूल क्लास के अंदर भी सेपरेट कोटा दे सकते हैं। जो शेड्यूल क्लास कास्ट में भी और ज़्यादा बैकवर्ड लगे उनको आप सेपरेट कोटा दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक्चुअली पूरा मुद्दा क्या है, इसको पूरा बैकग्राउंड में ब्रीफ में समझते हैं फटाफट। देखो अभी हमारे में करंट सिस्टम क्या है, हमारे देश में करंट सिस्टम क्या है, ठीक है। रिजर्वेशन कैसे दिया जाता है, ओबीसीज को दिया जाता है कितना 27%, ओके। एससीज को दिया जाता है 15%, ओके। एसटी को दिया जाता है कितना 7.5%, टोटल कितना दिया जा रहा है 49.5%, ठीक है। इसमें ईडब्ल्यूएस भी अगर आप मिला दोगे 10% तो टोटल हो जा रहा है 59.5% ऑलरेडी है। अब इसमें सब कैटेगराइजेशन का मतलब क्या है, सपोज एससी को सब कैटेगराइजेशन अलाउ है, 15% रिजर्वेशन मिल रहा है, तो हम एससी के अंदर 3 कैटेगरी बना देंगे। सपोज एससी के अंदर ये कई तरह की कास्ट हैं, तो शेड्यूल कास्ट के अंदर ए, शेड्यूल कास्ट ए, शेड्यूल कास्ट बी, शेड्यूल कास्ट सी, इनको अलग अलग रिजर्वेशन मिलेगा। जो इनमें सपोज शेड्यूल कास्ट बी वाला पर्सन ज़्यादा बैकवर्ड है, ठीक है, तो इसको मिलेगा रिजर्वेशन 7%। ये कम बैकवर्ड है तो इसको मिलेगा 5%, और ये बहुत ही कम बैकवर्ड है तो इसको मिलेगा 3%, टोटल हो गया ना 15%। लेकिन ये सबसे ज़्यादा बैकवर्ड थे तो इनको 7% मिल रहा है। तो ये हो रहा है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, यानी कि एससी में सब क्लासिफिकेशन करके जो ज़्यादा बैकवर्ड है उसको उनमें ज़्यादा कोटा दो उनको, ठीक है, मतलब उनका वेटा ज़्यादा रखो उनके रिजर्वेशन का। तो ये पूरा इशू है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी है। अभी देखते हैं एक्चुअली कि ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ, कैसे शुरू किया गया। सबसे पहले देखो ये चीज़ें ऑलरेडी आंध्र प्रदेश में की जा चुकी हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे एरियाज़ में शुरू से की जा चुकी हैं, ठीक है। पंजाब में ये वाल्मीकि एंड मजहबी सिख कम्युनिटी थी, ये दोनों एससी कम्युनिटी थी और ये बहुत बैकवर्ड कम्युनिटीज़ थी। तो इन्होंने इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, इनको अलग से शेड्यूल कास्ट के अंदर भी इनको रिजर्वेशन ज़्यादा दिया जाता था, ठीक है। वैसे ही आंध्र प्रदेश में हुआ था, यहाँ की मालाज एंड मदिगाज, ये 2 बहुत बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट कमेटी थी, इन्होंने डिमांड की। तो उस समय के जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट थी ना, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, उसने क्या किया था, शेड्यूल कास्ट को ए बी सी डी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। तो ये जो आंध्र प्रदेश में ए बी सी डी कैटेगरी में डिवीज़न हुआ, उसके बाद ये मुद्दा हाई कोर्ट में गया ईवी चिन्नैया केस में, ठीक है, ईवी चिन्नैया केस में गया। तो ईवी चिन्नैया केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि ये जो एससी नोटिफाई कर रहे हो ना आप, सब कैटेगराइज कर रहे हो, एससी जो नोटिफाइड होते हैं 341 आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 341 के तहत, ये एक होमोजीनियस ग्रुप है, ठीक है, ये ऑलरेडी एक होमोजीनियस ग्रुप है, ठीक है। ये एससी जो आप कैटेगराइज करते हो आर्टिकल 341 के तहत, प्रेसिडेंट को पावर है ना शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर करने की, ये शेड्यूल कास्ट ऑलरेडी एक होमोजीनियस ग्रुप है, इसमें आप फर्दर सब कैटेगराइज नहीं कर सकते। ये किस में बोला था, एवी चिन्नैया वाले केस में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट को पलट दिया है इस वाले केस में और कहा है नहीं आप कर सकते हो। तो बेसिकली देखते हैं इस जजमेंट में हुआ क्या। पहले आप जान लो 341 और 342 क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 341 के तहत प्रेसिडेंट को पावर है कि किसी भी कास्ट को शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर करना, ठीक है, और 342 के तहत प्रेसिडेंट को पावर है किसी भी कास्ट को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करना, ठीक है। उसके बाद इनको आर्टिकल 15 और 16 के तहत रिजर्वेशन मिलता है एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। ये बेसिक तो आप सबके क्लियर ही होंगे, ठीक है। अभी देखते हैं एक्चुअली ये जो कोर्ट ने मुद्दा गया है, इसमें 2 क्वेश्चन थे कोर्ट के पास 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कि क्या ये अलाउड होना चाहिए सब कैटेगराइजेशन ऑफ, ये ऑलरेडी जो रिजर्व क्लास है इनका सब कैटेगराइजेशन क्या अलाउड होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या ये जो मैंने आपको बताया एवी चिन्नैया वाला केस, क्या ये जजमेंट करेक्ट था, क्या सच में शेड्यूल कास्ट जो डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट शेड्यूल कास्ट, क्या ये सच में एक होमोजीनियस ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेके मुद्दा कोर्ट में पहुंचा था और देखते हैं कोर्ट ने क्या क्या चीज़ें कहीं, ठीक है। तो इसमें जो डी वाई चंद्रचूड़ थे, उन्होंने कई चीज़ें बोली, चीफ जस्टिस थे उस वक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट के। तो इन्होंने कहा नहीं, ये जो प्रेसिडेंट इंक्लूड करता है ना
आर्टिकल 341 के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है किसी को भी शेड्यूल कास्ट, ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं ना शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर, तो ये एक लीगल मेजर है, ये एक लीगल मेजर है ताकि हम उनको अपलिफ्ट कर सकें, ठीक है, उस पर्टिकुलर कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए लेजर मिशन है, एक लीगल मेजर है ये। इसको इसको जो है आप, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने किसी को शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, वो इंटरनली एक होमोजेनियस क्लास बन गया। सुप्रीम देखिए कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने कि आप किसी को ये डिक्लेयर कर दे रहे हो शेड्यूल कास्ट, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली वो कास्ट इंटरनली होमोजीनियस बन गई, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। शेड्यूल कास्ट देखो तब तो नहीं था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, तो क्या उसके पहले भी शेड्यूल कास्ट होते थे? नहीं, हम नहीं बनाया ना शेड्यूल कास्ट, उन लोगों को बनाया जो हमें लगता है कि ऑप्रेस्ड हैं, ठीक है, तो उसके पहले तो एग्जिस्ट करता नहीं शेड्यूल कास्ट। तो आप भी कैसे कह सकते हो कि आप जो शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर कर रहे हो वो होमोजीनियस लोग हैं? ऐसा नहीं है, वो एक लीगल मेजर है उनको अपलिफ्ट करने का, ठीक है। इसी में जो जस्टिस BR गवई ने कहा कि 341 के तहत जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, 341 बेसिस ऑफ रिजर्वेशन नहीं है, आर्टिकल 341 इज नॉट बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। आर्टिकल 341 क्या है एक्चुअली, सिर्फ डील करता है किससे, आर्टिकल 341 डील करता है ओनली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट, यानी कि आर्टिकल 341 का काम रिजर्वेशन को बेसिस रिजर्वेशन दिलाना नहीं है, उसका काम है सिर्फ कास्ट को आइडेंटिफाई करना। आप ये मत बताइए कि आपने आइडेंटिफाई कर दिया तो मतलब वो होमोजीनियस ग्रुप है, ठीक है। और जस्टिस BR गवई ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये भी चाहता है कि मतलब आप सब कैटेगराइजेशन करिए और साथ ही साथ ना सिर्फ बैकवर्ड लोगों को ज़्यादा रिजर्वेशन दीजिए बल्कि आप क्रीमी लेयर भी आइडेंटिफाई करिए SC और STs में, ठीक है, क्रीमी लेयर भी आइडेंटिफाई करिए और जो लोग बिना मतलब बेनिफिट उठा रहे हो उनको इस दायरे से बाहर कीजिए, उनको आउटसाइड रखिए उस चीज़ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस पूरे जजमेंट में डिस्कस हुई और आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट में ये भी बोला गया कि देखो जब आप सब क्लासिफिकेशन करो SCs का तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि सब्सटेंसिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। अब सब्सटेंसिव इक्वालिटी का मतलब क्या है कि आपको देखना होगा कि अगर आप किसी को कहीं पे किसी का कम रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो आपको देखना होगा कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है या नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कही कि अगर आप सब क्लासीफाई कर रहे हो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के बीच में, सपोज कोई पर्टिकुलर कास्ट है किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड है, तो आपको सिर्फ नंबर्स के आधार पर नहीं उसको शेड्यूल कास्ट घोषित करना है, आपको देखना है कि क्या सच में ये जो रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है क्या ये बैकवर्डनेस की वजह से हुआ है क्या, या कोई और रीज़न है। अगर वो बैकवर्डनेस की वजह से हुआ है तभी आप उसको जो है सब कैटेगराइज करिए ST के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसी गई अफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन वर्सेस न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। आप सिर्फ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन मत करिए कि किसी की रिप्रेजेंटेशन कम है तो बस उसको शेड्यूल कास्ट के अंदर सब कैटेगराइज करके उसको ज़्यादा वो दे दीजिए रिजर्वेशन। आप इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करो, अगर किसी का नंबर कम है तो पता लगाओ कि क्या उसके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है क्या, इनजस्टिस हुआ है क्या, अगर इनजस्टिस हुआ है तो फिर उसको रिजर्वेशन दिया जा सकता है सब कैटेगराइज करके। तो बेसिकली ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का सब क्लासिफिकेशन और शेड्यूल कास्ट में लेके। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ऐसा कोई भी डिसीजन जो स्टेट लेगा किसी को सब कैटेगराइज करने का वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा, ठीक है। और स्टेट कभी भी 100% रिजर्वेशन नहीं दे सकता सब क्लास को। ये सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई और कोर्ट ने फर्दर इसको एक्सटेंड किया कि जो SCBCs होते हैं ना, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनके तहत भी प्रेसिडेंट जो है सब क्लासीफाई कर सकते हैं क्या, SCBCs को भी सब क्लासीफाई कर सकते हैं। आर्टिकल 342A ये SCBC वाली कैटेगरी 2018 में इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट को पावर है 342A के तहत कि किसी भी कैटेगरी को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कर सकते हैं। तो इनके अंदर भी सब कैटेगराइजेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। बाकी मैं ये वाला केस है जिसका मैंने जिक्र आपसे स्टार्टिंग में किया ना, EV चेन्नैया वाला केस, और इंदिरा साहनी केस तो फेमस है, आप सब जानते हैं कि इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट मस्ट एक्सक्लूड क्रीमी लेयर विद इन OBC कैटेगरी। वैसे ही अभी वाले जजमेंट में गवर्नमेंट ने कहा है एक्सक्लूड करो क्रीमी लेयर वालों को SC कैटेगरी से, ठीक है। ऐसी चीज़ें भी कही गई। तो इंदिरा साहनी जजमेंट याद रखना, EV चेन्नैया जजमेंट याद रखना, बस इतना ही आपको इस टॉपिक से याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, ठीक है। देखो ये न्यूज़ में को था कि बिकॉज उत्तराखंड में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा जनवरी 2025 से, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट हो चुका है उत्तराखंड में,
यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसलिए न्यूज़ में सबसे पहले इसका बैकग्राउंड दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। देखो, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में सबसे पहले लेक्स लोकाई रिपोर्ट आई थी। इसने कहा था बाकी सारे इंडियन लॉज को कोडिफाई करना तो ईजी है, ऑफेंसेस को, एविडेंस को, कॉन्ट्रैक्ट्स को, मगर मुस्लिम और हिंदूज के पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया जाना चाहिए, ये कहा था लेक्स लोकी रिपोर्ट में। तो ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए, यूपीएससी में आ सकता है, ठीक है, कि इसने क्या कहा था, मुस्लिम्स एंड हिंदूज पर्सनल लॉज शुड नॉट बी कोडिफाइड, ठीक है। BN राव कमेटी ने कहा था कि हिंदू लॉ को कोडिफाई करो जो कि इक्वल राइट्स देते हैं वुमेन को, ठीक है, इससे वुमेन को क्या मिलेगा, इक्वल राइट्स मिलेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करें तो स्पेशल मैरिज एक्ट आया, जिसमें कहा गया सिविल मैरिज, ठीक है, सिविल मैरिज फॉर पीपल ऑफ इंडिया। और देखिए 4 मेजर इनैक्टमेंट्स ऑफ हिंदू लॉ ने रिफॉर्म करने के लिए खुद को 4 मेजर इनैक्टमेंट्स किए। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये ब्रीफ बैकग्राउंड था, इतना याद रख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली ये रिपोर्ट याद रखना बस, लेक्स लोकाई रिपोर्ट किससे रिलेटेड थी, ठीक है। अभी देख लो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली होता क्या है। देखो, ये एक यूनिटरी सिस्टम है जो कि सभी पर्सनल लॉज पे एप्लीकेबल होता है, चाहे किसी भी रिलीजन का पर्सनल लॉज हो तो उन सबको कोडिफाई करके एक लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। जैसे कि जो मैटर्स पर्सनल लॉ के स्कोप में आते हैं, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें कोडिफाई करके एक एक मतलब यूनिफॉर्म वे में इनको कोडिफाई करके एक पर्टिकुलर लॉ बना दिया जाए, इररिस्पेक्टिव सभी रिलीजन के अलग अलग हो, ठीक है। ये चीज़ें अंडर आर्टिकल 45 जो DPSP है पार्ट 4 में, उसमें भी कही गई है कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो उसी के तहत ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस बारे में सोच रही है, देखते हैं कब स्टेप लेती है आगे। बाकी देखो इसमें और क्या क्या है, अभी स्टेटस क्या है, अभी ये है कि जो इंडिया के पर्सनल लॉज हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, हर रिलीजन का अपना अलग स्पेसिफिक लॉ है, हिंदूज़ का अलग, मुस्लिम्स का अलग, ठीक है, और सक्सीड करना है तो क्रिश्चियंस, पारसीज, जूस का अलग है। तो ये सब चीज़ें देखिए। और सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ लगा था, गोवा में लगा था, पोर्टुगीज सिविल कोड ऑफ 1867। तो ये कुछ बातें हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। अब इसके बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे कोई पूछ ले इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, ठीक है। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रोज क्या हैं, सबसे पहले तो ये जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करेगा। क्या करेगा, जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करेगा। कैसे, देखो अभी क्या है कि डिफरेंट रिलीजन में वुमेन को डिफरेंट तरीके से राइट्स नहीं मिलते हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया तो वुमेन को सब इस ऐसे एरियाज, जैसे कि मैरिज वाला एरिया है, ठीक है, मैरिज वाला एरिया है, डाइवोर्स वाला एरिया है, ठीक है, इनहेरिटेंस वाला एरिया है, ठीक है, और एडॉप्शन वाले एरियाज़ में, इन सभी एरियाज़ में वुमेन को इक्वल राइट देगा ऐसा कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो। दूसरा जो इसका प्रोज है वो ये है कि नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। किसको प्रमोट करेगा, नेशनल इंटीग्रेशन को। कैसे नेशनल इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखो अगर हमारे देश में जो रिलीजन के बेसिस से डिवीजन है वो कम होगा तो नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और दूसरा, सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू कॉमन लॉ, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगी, ठीक है, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी आएगी, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, एक तरह से हम सबके लॉज सेम होंगे तो कॉमन आइडेंटिटी का वो रहेगा ना। और दूसरा चीज़, हमारे लॉज मॉडर्नाइज होंगे तो हमारी सोसाइटी रिफॉर्म होगी। क्या होगी, सोसाइटी रिफॉर्म होगी। जैसे कि चाइल्ड मैरिज वगैरह अभी भी छुप छुप के होती है, ठीक है, वो सब बंद होगी, ठीक है, पॉलीगैमी कम होगी सोसाइटी में क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉज बन जाएगा एक सभी सभी रिलीजन को कोडिफाई करते हुए। तो ये सब बेनिफिट्स हैं, यानी कि प्रोज हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के। अगर आपसे पूछे कि इसके कॉन्स क्या हैं तो आप क्या बताओगे। देखो, सबसे पहले तो ये बताना कि ये रिलीजियस और कल्चर डाइवर्सिटी को अंडरमाइन करता है, ठीक है, रिलीजियस एंड कल्चर डाइवर्सिटी को अंडरमाइन करता है, ठीक है, ये लॉ। दूसरा, आप बोलना कि हमारी जो पर्सनल मैटर्स है ना, जैसे हमारे कुछ पर्सनल मैटर्स होते हैं उसमें कई बार बहुत से लोगों को स्टेट का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होता है, मतलब पसंद नहीं आता। तो स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द पर्सनल मैटर्स, ये कहने वाले ये कहते हैं कि इसका ये मतलब कौन है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये इम्प्लीमेंटेशन में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी अगर इंटायर कंट्री में एक साथ करोगे इसको। तो हमारी कंट्री इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, इतने ज़्यादा छोटे छोटे रिलीजन, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं कि कौन मानेगा आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे ये एक ह्यूज टास्क होगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि इट इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी शायद वो सही वक्त नहीं आया है जब पूरे देश में एक साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाए। पहले लोगों को समझाइए, अपने देश की डाइवर्सिटी है उसमें इतनी ज़्यादा, वो कैसे इंप्लीमेंट होगा उस पर थोड़ा सा डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का टॉपिक। अभी चलते हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही अयोध्या में मंदिर बना और उस अयोध्या टेम्पल को इस एक्ट से एग्जेम्प्ट किया गया है। तो ये ऐसा क्या एक्ट है कि अयोध्या के टेम्पल को, डिस्प्यूटेड साइट को इससे एग्जेम्प्ट किया गया है।
तो देखते हैं अभी क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये न्यूज़ में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशन वाइड अब कोई भी अगर ऐसी कोई हमारे पास पिटीशन लेके आएगा कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप या ये मॉस्क है, इसके अंदर हमारा मंदिर है, ठीक है, ये डिस्प्यूटेड साइट है, ऐसा कोई भी अगर केस लेके आए तो आप जो है इसको रजिस्टर मत करिएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया सिविल कोर्ट्स को पूरे देश में। ऐसा कोई भी अगर लेके आए कि सर्वे करवा दो एक मस्जिद का कि उसमें मंदिर है क्या, ऐसा कोई भी केस आए तो उसको फर्दर ऑर्डर तक आप एंटरटेन मत करना। अब देखते हैं कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या। इसमें सिंपल से यही कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 पे जिस भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का जो कैरेक्टर था, ठीक है, अगर वो हिंदूज़ का टेम्पल है तो वो टेम्पल रहेगा, अगर मॉस्क था तो मॉस्क रहेगा, वो चेंज नहीं किया सकता, ठीक है। नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन इनटू अनदर वन, ठीक है। ऐसा किया अगर किसी ने तो उसमें जो है 3 साल की सज़ा है, ठीक है, अलॉन्ग विथ फाइन, अगर किसी ने ऐसा किया तो, ठीक है, कि किसी भी जो 15 अगस्त को स्टेटस जिस जिस जगह का जो स्टेटस था वो उसी रिलीजन की रहेगी, ठीक है। ये एक तरह से स्टेट पे पॉजिटिव ऑब्लिगेशन भी लगाता है टू मेंटेन रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप, समझ रहे हो। ये अगर यूपीएससी स्टेटमेंट दे नेगेटिव ऑब्लिगेशन लगाता है स्टेट पे, तो नहीं, ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है जिस प्लेस का, प्लेस ऑफ वर्शिप का, वो ऐसे मेंटेन रहना चाहिए आज़ादी के बाद से, यानी 15 अगस्त 1945 के बाद से, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसमें एग्जाम्पशन किसको किसको दिया गया, अयोध्या वाली साइट को, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड साइट है, ठीक है। दूसरा, कोई भी एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के तहत अगर कोई मॉन्यूमेंट आता है तो उसको भी एग्जाम्पशन दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वो अभी वहाँ पे रिसर्च होगी ना, तो उसको तो एग्जाम्पशन देना ज़रूरी है। तो ये हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में था, इतना पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है, और इन दोनों चीज़ों को एग्जाम्पशन मिली हुई है, ओके। बाकी प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में देखते हैं। देखो, कोई भी जजमेंट आए ना सुप्रीम कोर्ट का जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। और फंडामेंटल राइट यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, इसलिए भी आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है पता होनी चाहिए। अभी जसीला शाह जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया है, देखते हैं एक्चुअली इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन को क्या कहा सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले जान लो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है। देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब किसी भी पर्सन को डिटेन करना बिना किसी ट्रायल या कन्विक्शन ऑफ कोर्ट के, ठीक है, बिना किसी कोर्ट के ट्रायल या कन्विक्शन के किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लेना या डिटेन कर लेना सिर्फ शक के आधार पे, सिर्फ शक के आधार पे कि वो कुछ डेंजरस कर सकता है पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है, ऐसा किसी पे शक हो तो उसको डिटेन कर सकते हो आप, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। ये पावर 22(3) देता है, ठीक है, आर्टिकल 22 है। अब इसके तहत देख लीजिए आप क्या है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22, ठीक है। अब देखिए इसमें पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 22 के थ्रू प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लॉज बना सकते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन इससे प्रिवेंशन भी देता है, ठीक है। देखो क्या होता है कि अगर आपको कोई अरेस्ट या डिटेन करने आता है तो अंडर आर्टिकल 21 और 22 इन दोनों के तहत आपको आर्टिकल 22(1) और 22(2) के तहत कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देता है कि आप प्रोटेक्शन इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। देखो 22(1) क्या है कि अगर कोई आपको अरेस्ट करने आता है तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करना होगा उसे कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है, क्यों आपको अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। 22(2) में क्या है कि आपको अरेस्ट करने या डिटेन करने के 24 आवर्स के अंदर आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए, ठीक है। इसमें आपका ये ट्रैवलिंग वाले आवर्स या कोई हॉलीडे आवर्स है उसको एक्सक्लूड कर दो, तो 24 आवर्स के अंदर ही आपको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाएगा, ठीक है। और ये 22(3) क्या है, 22(3) ये है कि ये जो प्रोटेक्शन है ये उस पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस के तहत अरेस्ट किया गया है, ठीक है, यानी जिससे पुलिस को शक है ये कुछ बहुत बड़ा कांड कर सकता है, उसके लिए ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी आर्टिकल 22(4) क्या है, देखो अगर आपको 3 मंथ्स के बियॉन्ड डिटेन किया जा रहा है तो फिर आपको जो है एडवाइजरी बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा अरेस्ट करने वाले को। और एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन कौन होंगे, नॉर्मली हाई कोर्ट के जजेस वगैरह उसके चेयरमैन होते हैं। उस एडवाइजरी बोर्ड का अप्रूवल चाहिए अगर आपको 3 मंथ से ज़्यादा किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है तो, ठीक है। और आर्टिकल 22(5) क्या है कि आपको ग्राउंड ऑफ डिटेंशन जो है बताने ही होंगे, ठीक है, और आपको उस डिटेंशन ऑर्डर को कंटेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। ये सब चीज़ें मेंशन है, ठीक है। अगर आपको तुरंत डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते, ठीक है, तो आपके 22(5) का वॉल्यूशन होगा कि आपको डिटेन क्यों किया गया, ठीक है। आपको क्योंकि कंटेस्ट भी करना है ना, तो डॉक्यूमेंट्स तो दे पुलिस की क्यों डिटेन किया भाई, तो 22(5) का वॉल्यूशन हो जाएगा। तो अभी जसीला शाह जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो भी आप डिस्कशन डिटेन करते हो उसको अपना इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन देने का हक है अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन में। तो बस यही, ये सारे आर्टिकल्स आपको बेसिकली पता होने चाहिए। और आर्टिकल 22
डिटेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट किससे रिलेटेड है? प्रिवेंटिव डिटेंशन से, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये वाला टॉपिक। बाकी ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे पर्सनैलिटी राइट्स का, ठीक है। पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं? क्या ये राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन है? एक्सप्लिसिटली क्या ये राइट मेंशन है? सुनने में आपको कुछ फंडामेंटल राइट जैसा लग रहा है, बट एक्चुअली ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। बट पर्सनैलिटी राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट राइट है हमारा, ठीक है। देखो कैसे राइट है ये। एक्चुअली मुद्दा क्या था, अनिल कपूर जो है ना, अनिल कपूर, इनकी आवाज़ थोड़ी अलग सी है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा एज में यंग भी दिखते हैं, तो बहुत सालों से उनकी वही आवाज़ और वही शक्ल बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कई कई कंपनीज एआई के थ्रू इनकी आवाज़ और इनके जैसा फेस बना के अपने अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हैं। एडवर्टीजमेंट में इनके आवाज़ को और इनके फेस को यूज़ किया जाता है, जबकि उनको पता भी नहीं चलता। तो 2-3 बार इन्होंने इग्नोर किया, बट फिर ऐसे 6-7 केसेस हो गए, तो इन्होंने दिल्ली कोर्ट में क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने क्या किया, अब पिटीशन दायर कर दिया। तो फिर उसने जो है बोला दिल्ली हाई कोर्ट ने कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, किसी भी एक्टर का मिसयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, इमेज, वॉइस या बिना उसके कंसेंट के, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा क्यों क्यों किया? देखो ये कहीं ना कहीं इम्प्लिसिटली हमारे आर्टिकल 21 का वायलेशन है, ठीक है। आर्टिकल 21 का वायलेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेशन, हमसे बिना पूछे हम हमारी चीज़ों को आप अगर लीक कर रहे हो, तो आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ, इन सब का वायलेशन है ना। और जेएस पुट्टास्वामी केस में यही तो कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी भी है, मेरी कोई चीज़ है तो वो मेरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बिना मुझसे पूछे कैसे यूज़ कर सकते हो? और कहीं ना कहीं ये जो आप किसी का वॉइस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, किसी का साइन यूज़ कर रहे हो अगर आप, और किसी का इमेज यूज़ कर रहे हो, और किसी का पोज वैसा ही, जैसे शाहरुख खान बाहें फैला देता है, अपने आंख फैला देता है, उस पोज को यूज़ कर रहे हो, जो बहुत फेमस लोग हैं, सेलिब्रिटी लोग हैं, उनका यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडमार्क्स एक्ट जो है ना, ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1998 और ये जो कॉपीराइट एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट, इसका भी वॉलेशन कर रहे हो। कैसे इसका वॉलेशन कैसे हो रहा है इन दोनों एक्ट का? तो अगर आप किसी का वॉइस, साइन, इमेज, पोज एक्ट करते हो, तो ये कैसे वॉलेट होते हैं? क्योंकि आपने उनकी वॉइस को यूज़ कर लिया, नकली वॉइस को, उनको तो पता भी नहीं है, ठीक है। और आपको उसको यूज़ करके आपका प्रोडक्ट भी था, तो आपको कमर्शियल बेनिफिट्स हुए, आप कमर्शियल बेनिफिट्स हुए ना। और उस आदमी को जिसको ये काम एक्चुअली अगर आप देते तो उसको पैसे मिलते, तो उसको तो पैसे मिले नहीं, उसका तो लॉस ऑफ रेवेन्यू हो गया, उसकी तो लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गई। क्योंकि अगर आप सच में शाहरुख खान को या अनिल कुमार को बुलाते तो आपको पैसे देने पड़ते, उनको पैसे मिलते। अब उनको पैसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपने एआई के थ्रू नकली शाहरुख खान, नकली अनिल कपूर बना लिया है। तो ये उनका पर्सनालिटी राइट्स आपने छीन लिया, और इसके तहत वो आपको इन दोनों एक्ट्स का वॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। तो देखो अभी क्या पर्सनालिटी राइट्स के कुछ एक्सेप्शंस हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें आपको सज़ा नहीं होगी। जैसे मिमिक्री आर्टिस्ट को छूट दी गई है। मिमिक्री आर्टिस्ट जो है, अगर वो परफॉर्म करते हैं एंटरटेनमेंट के लोगों के, तो उनको छूट है, वो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर टीचिंग पर्पज़ के लिए, जैसे किसी ड्रामा स्कूल में, किसी स्कूल ऑफ ड्रामा में आप शाहरुख खान की एक्टिंग करके बताओ किसी को सिखाने के लिए, ठीक है। ये अनिल कपूर की आवाज़ निकालो किसी को सिखाने के लिए, देखो ऐसे एक्टिंग की जाती है। वहाँ पे आपको लोगों के आवाज़, लोगों के पोज को यूज़ करना जायज़ है इन दोनों केसेस में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि आजकल देखो सोशल मीडिया पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर हो गए हैं, ठीक है, इतने सारे छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर हो गए हैं, तो क्या सभी सेलिब्रिटी हैं? क्या किसी के जैसे भी आवाज़ मिल गई तो वो केस कर देगा कि हमारा ये सब वॉयलेट हो रहा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो सिर्फ वही लोग सेलिब्रिटी माने जाएंगे। सेलिब्रिटी कौन माना जाएगा? सेलिब्रिटी सिर्फ वही लोग माने जाएंगे जिनका नाम लिए बिना भी, अगर उनकी आवाज़, ठीक है, अगर उनका पोज, जिनका नाम लिए बिना भी कंपनीज यूज़ कर ले रही है उनकी आवाज़ और उनका पोज, और पब्लिक उनको पहचान जा रही है, सिर्फ वही सेलिब्रिटी कहलाएंगे, और उन्हीं के पर्सनालिटी राइट्स वॉलेट होंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने सारी चीज़ें यहाँ बता दी। पर्सनालिटी राइट्स का कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, जैसे रोम कन्वेंशन है, ठीक है, जो परफॉर्मेंस के राइट की बात करता है, ठीक है। एक्सप्लिसिट कोई नहीं है, बट ये सब इनमें ही मैंशनड है। जैसे ट्रिप्स एग्रीमेंट है, इसमें भी कहा जाता है ना, फोनोग्राम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स, लाइव परफॉर्मेंस, इन सब के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। और ये विपो वाली परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी है, WPTT, ये सब चीज़ें थोड़ा सा देख लेना, इसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पर्सनलिटी राइट्स से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट केस था दीपा जयकुमार वर्सेस AL विजय 2019 का, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि पर्सनालिटी, पब्लिसिटी एंड प्रिवेसी राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय ए पर्सन लीगल हायर। मतलब सपोज अनिल कपूर के पर्सनालिटी राइट्स, अगर सोनम कपूर फेमस नहीं है तो उनको नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। लीगल हायर को नहीं मिलेंगे उनकी डेथ के बाद, वो राइट्स उनके साथ ही, उन्हीं के साथ चले जाएंगे। ये नहीं कि उनका बेटा या बेटी भी उनके उस पर्सनालिटी राइट्स को यूज़ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है एनमी प्रॉपर्टी के बारे में। एनमी प्रॉपर्टी पता ही है आपको कि अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि कुछ प्रॉपर्टी परवेज़ मुशर्रफ की थी, तो उसको क्या किया,
सरकार ने क्या किया कि सेल सेल पे डाल दिया उस प्रॉपर्टी को। एनवी प्रॉपर्टी क्या होती है? एक एक्ट है 1968 का, जो कुछ एनिमी कंट्री के लोगों की अगर प्रॉपर्टी हमारे देश में है तो उनको जो है एनमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देती है। तो देखो एनमी कौन है हमारे देश के? जो भी जिसने भी इंडिया पे एक्सटर्नल अग्रेशन करने की कोशिश की है, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान एंड चाइना एनमी कंट्रीज कहलाती हैं। तो एनमी प्रॉपर्टी किसी ऐसे देश के सिटीजन के बिलोंग करती है जो हमारे देश में कभी रहा होगा, इसलिए उसने प्रॉपर्टी ली होगी, तो वो चीज़ को सरकार कब्जा कर लेती है, सेल पे डाल देती है, ठीक है। इसमें जो है 2017 में अमेंडमेंट किया गया एनिमी के डेफिनेशन को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। जैसे किसी ऐसे एनिमी के सक्सेसर हो या लीगल हायर हो जो सिटीजन नहीं है इंडिया का, ठीक है, चाहे वो सिटीजन हो या ना हो, तब भी अगर एनिमी का हायर सक्सेसर है तो भी उसका एनिमी ही माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई एनिमी है जो उसने पहले मान लो पाकिस्तान का सिटीजन था और अब आके इंडिया बन गया, तो वो एनिमी ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना, ओके। बाकी ये 1968 का एक्ट है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, इसके तहत जो है आपको एनिमी की प्रॉपर्टी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत चली जाती है, ठीक है। कस्टोडियन कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका प्रिजर्वेशन करना, मैनेजमेंट करना सब होम अफेयर्स के अंदर आता है। बाकी राइट टू बी फॉरगॉटन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी एक्चुअली। राइट टू बी फॉरगॉटन, इतना सारा डेटा हमारा हर जगह है, गूगल पे और कहीं भी लॉगिन करते हो किसी ऐप में, आपका सारा डेटा, फ़ोन नंबर वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, ईमेल आईडी ले लेते हैं। तो इन सब की कोई लिमिट है कि नहीं? कितनी सारी कंपनीज हमारा डेटा जो है कहीं ना कहीं सेल करती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं राइट टू बी फॉरगॉटन उससे रिलेटेड है कि आप, हमारे पास राइट टू इरेजर भी होना चाहिए कि हमारा डेटा जब तक आप यूज़ कर रहे हो करो, उसके बाद आप इरेज कर दो पूरे सिस्टम से, हमारा डेटा कहीं ना रहे। तो कहा जाता है इंडिविजुअल्स राइट टू हैव कंट्रोल ऑफ द यूज़ ऑफ पर्सनल डेटा बाय ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। हालांकि ये राइट टू बी फॉरगॉटन इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना। और ये कहीं ना कहीं राइट टू बी फॉरगॉटन इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत देता है, राइट टू लाइफ, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21। तो ये याद रखना, राइट टू बी फॉरगॉटन आर्टिकल 21 के अंदर आपका राइट टू लाइफ भी है, ठीक है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने कहीं भी राइट टू बी फॉरगॉटन मेंशन नहीं किया। जो एक्ट ला रही है ना गवर्नमेंट, इसके तहत कहीं भी राइट टू फॉरगॉटन का मेंशन नहीं किया गया कि जो, हालांकि यूरोप में जो है जो जीडीपीआर है, सिमिलर तरीके का लॉ है, वहाँ पे राइट टू बी फॉरगॉटन मेंशन किया गया, लेकिन इंडिया में जो बनाया गया हमारा डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन, उसमें राइट टू फॉरगॉटन मेंशन नहीं किया गया। तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इनर लाइन परमिट बता ही दिया मैंने कि कौन कौन से स्टेट में थे। और नागालैंड में रिसेंटली कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे चोमोकेदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर डिस्ट्रिक्ट्स में भी इम्प्लीमेंट हो गया है आईएलपी, ठीक है। अभी देख लो एक्चुअली आईएलपी होता क्या है। देखो आईएलपी एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट जो है अलाउ करती है इंडियन सिटीजन्स को किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में लिमिटेड पीरियड के लिए जाने के लिए, ठीक है। कुछ एरियाज होते हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनमें जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। बिना उस परमिट के आप उस एरिया में नहीं जा सकते। इसका एम होता है कि इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास कम से कम लोग आएँ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो ट्राइबल कल्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ये दो एम होते हैं, ठीक है। और इसका ओरिजिन है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 से ओरिजिन है, उसी को कॉपी करके ऐसा कुछ बनाया गया है, ब्रिटिशर्स ने ये किया था, ठीक है। बाकी देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में है ये। और आईएलपी के लिए एलिजिबल कौन नहीं है? एनआरआईज नहीं आ सकते, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं आ सकते, ओसीआई नहीं आ सकते, ठीक है। अगर इनको आना है तो पहले इनको रेगुलर प्रोटेक्टेड रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी प्रोटेक्टेड एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट क्या है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है, कि जो भी एरियाज आते हैं इनर लाइन के अंदर या इंटरनेशनल बॉर्डर पे, वहाँ पे अगर फॉरनर्स वगैरह को आना है तो उनको ये वाले परमिट लेने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी देख लो प्रोटेक्टेड एरियाज़ कहाँ कहाँ पे हैं, ये वाले प्रोटेक्टेड एरियाज़, होल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, जहाँ जहाँ बॉर्डर वाले एरियाज हैं वो सब चीज़, सब जगह है। अगर कोई फॉरनर आना चाहता है तो उनको ये परमिट लेना पड़ेगा। तो बस यही है। बाकी आप देख लेना रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डर में कौन कौन से एरियाज आते हैं, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।